नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप और आज एक अहम बात। बोरिंग खाने में जान डाल दे, असली मसाले सच सच। जी हां, मसालों के ऐड में आपने ऐसे टैगलाइंस ऐसे आकर्षक टैगलाइंस बहुत सुने होंगे, लेकिन एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसने खाने का स्वाद बढ़ाने वाले मसालों पर जैसे मुसीबत ला दी है। जी हां, नकली मसालों का कहर, मिलावट का जहर। यह इसलिए भी सच है क्योंकि पहले सिंगापुर में भारत के 2 मसालों पर बैन लगा था। मामला मसालों में एथिलीन ऑक्साइड पाए जाने का था। खबरें आपने भी सुनी। एथिलीन ऑक्साइड से कैंसर का खतरा होता है, जिसकी अभी जांच चल रही है। लेकिन दिल्ली में जो मसाले के नाम पर गोरखधंधा चल रहा था, मसालों में जो सड़ा हुआ चावल, लकड़ी के बुरादे, केमिकल्स और सिट्रिक एसिड मिलाए जा रहे थे, उनका खतरा भी कैंसर से कम नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि कुल 15 टन, जी हां, ठीक से इस क्वांटिटी को सुनिए, 15 टन मसाले जब्त किए गए हैं नकली मसालों की आशंका के मद्देनजर। इनमें 7,105 किलो मसाले तैयार हो चुके थे, यानी वो आपकी थाली तक, आपके किचन तक पहुंचने वाले थे। और ये गोरखधंधा आज का नहीं, 3 सालों से चल रहा था। दिल्ली एनसीआर में मिलावटी मसालों की सप्लाई धड़ल्ले से हो रही थी। आखिर ऐसा क्यों? न सिर्फ खुले मसाले बल्कि पैक्ड मसाले भी सेफ नहीं? क्या क्वालिटी इंश्योर करने वाली एजेंसियां अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रही हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि अगर नकली मसाले दिल्ली एनसीआर जैसी जगह पे 3 साल से बड़े धड़ल्ले से बन रहे थे, बिक रहे थे, मार्केट में पहुंच रहे थे, आपके किचन तक दखल बढ़ा रहे थे, तो सवाल तो उठेंगे। और इसीलिए इन सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। लेकिन उनसे बात करने से पहले हमारे सहयोगी समीर दीक्षित की यह रिपोर्ट जरा देखिए। विदेशों में भारत के 2 पॉपुलर मसाले ब्रांड को लेकर के की गई सख्ती और भारत में मचे बवाल के बाद अब तमाम एजेंसी और फूड रेगुलेटर भी एक्शन में आ गया है। यही वजह है कि उसके अब नतीजे भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी छापेमारी, अपनी कार्रवाई में 1-2 नहीं बल्कि 15 टन नकली मसालों को कब्जे में लिया है। ये मसाले में गरम मसाला, अमचूर, धनिया, ये तमाम वो पाउडर जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, इन मसालों के जरिए जो आप अपनी सब्जी को, अपने खान पान को स्वादिष्ट बनाते हैं, ऐसे 15 टन नकली मसाले को कब्जे में लिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो 15 टन नकली मसाला है या ये जो फैक्ट्री है जहां से नकली मसाले बनाए जा रहे थे, इनकी सप्लाई पूरे दिल्ली एनसीआर में हो रही थी। और उसमें भी दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में जो होलसेल मार्केट है, खारी बावली हो गई या चांदनी चौक, यहाँ पर भी ये नकली मसालों की सप्लाई सुनियोजित तरीके से की जा रही थी। लेकिन एक्शन के बाद में, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद में 15 टन नकली मसालों को उसको दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, जिसमें काफी भारी मात्रा में केमिकल थे। बल्कि इसको सड़े हुए चावल से या फिर लकड़ी के बुरादे से मिला करके इसको बनाया जा रहा था। इस एक्शन से एक बात तो साफ हो जाती है कि ऐसे कई और बड़े स्तर पे एक्शन की जरूरत है। ऐसे शायद और भी ज्यादा फैक्ट्री चल रही होंगी। और उससे एक बात साफ है कि मिलावट का ये जो बड़ा सा नेक्सस है, इसको और तोड़ने की जरूरत है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि इसके साथ ही साथ फूड रेगुलेटर भी पूरे देश भर में अपना इस तरीके के छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है और राज्यों से भी अपील कर रहा है कि वो साथ दें, ताकि नकली मसाले जो हैं उस पर नकेल कसी जा सके और भारत के मसालों की जो ब्रांड इमेज है उसको मजबूत बनाया जा सके। तो ये पूरा ब्यौरा आपने सुना और तमाम बातें हमने बहुत स्पष्ट तरीके से आपके सामने रखी। स्क्रीन के एक हिस्से में हम ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार ब्यौरा दे रहे हैं पूरे मामले के बारे में और भी पहलुओं के बारे में। और इसीलिए आज इस चर्चा में 2 बेहद खास मेहमानों को मैं शामिल कर रहा हूं। हमारी एक मेहमान जो हैं डॉक्टर मोनिका जैन, चीफ ऑफ गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट हैं और श्री बालाजी एक्शन हॉस्पिटल से हेपेटोलॉजी डिपार्टमेंट की भी आप चीफ हैं। डॉक्टर मोनिका, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे दूसरे गेस्ट हैं
बिजॉन मिश्रा साहब, जो कि इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। बिजॉन सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। सबसे पहले बिजॉन सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कुछ वक्त पहले ब्रांडेड पैकेट्स, जो असली मसाले सच सच और तमाम आकर्षक लोक लुभावने विज्ञापन के जरिए लोगों के किचन तक अपना दखल बढ़ा रहे थे, अच्छे अच्छे ऐड देखकर लोग अच्छी मुहर के साथ उसे अपने किचन की शोभा बढ़ा रहे थे, खाने को लज्जतदार बना रहे थे। आज एक नई खबर आ गई कि दिल्ली एनसीआर के बीचों बीच एक ऐसी फैक्ट्री चल रही थी जो नकली मसालों से पूरी तरह से धड़ल्ले से व्यापार उनका चल रहा था, और यह व्यापार आज का नहीं 3 सालों से चल रहा था। मेरा सीधा सवाल यह है कि जो नियामक संस्थाएं हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, जिनकी यह जिम्मेदारी है कि वो चीज़ों को चेक करके आगे बढ़ाएं हमें बेहतर तरीके से, ताकि हम भरोसे के साथ उन मसालों का इस्तेमाल कर सकें, क्या ये संस्थाएं ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर रही? ऐसा सवाल इसलिए क्योंकि अगर ये कर रही होती तो हाल फिलहाल एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने नहीं आते। पैक्ड जो आइटम्स हैं उनमें तो बाकायदा मुहर होती है, उनमें तो बाकायदा गुणवत्ता की गारंटी होती है, तब लोग जाकर दुकान से खरीदते हैं। अच्छे अच्छे स्टोर्स में होते हैं वो, जहां पर एक भरोसा होता है कि इस स्टोर से हमें नकली सामान तो नहीं मिलेगा, हमें ऐसा सामान तो नहीं मिलेगा जो जहर परोसा जा रहा हो। आपकी प्रतिक्रिया? प्रशांत जी, बहुत ही सही सवाल आप पूछे हैं। पूरा जो सप्लाई चेन है खाद्य पदार्थ स्पेशली, वो ट्रस्ट पे भरोसा में डिपेंड करता है। आज हमारे देश में करीब करीब 87,000 करोड़ का मसाला का मतलब व्यापार हो रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं करीब 1 लाख करोड़ ये इंडस्ट्री ग्रो करे। आप सोचिए कि कितने लोग इससे मतलब जुड़े हुए हैं, कितने उपभोक्ता मसाला हमारे देश में केवल नहीं खरीदते हैं, विश्व भर में खरीदते हैं इंडियन मेड मसाला जो पैकेट से निकलते हैं। पहले हम लोग का हुआ करता था फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। जब हम लोग का मतलब इंडिपेंडेंस हुआ तो हम लोग फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कानून लाए थे, जिसके तहत हर सैंपल्स को चेक करना अनिवार्य है कानूनी रूप से, और उस चेकिंग को मतलब पारदर्शिता के साथ उसका रिपोर्ट्स भी आम उपभोक्ताओं तक लाना है। पैकेज कमोडिटीज एज वेल एज लूज प्रोडक्ट्स दोनों का जांच होना अनिवार्य है हमारे देश में अंडर द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। फिर हम लोग जब देखें कि फूड एडल्ट्रेशन एक्ट अब सही ढंग से हमारे देश में नहीं चल रहा है, काफी मॉडर्न कानून निकल आया है विदेश में, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के तहत कई स्टैंडर्ड्स हार्मोनाइज होने लग गए हैं वर्ल्ड ओवर में। इंडिया के एक्सपोर्ट्स मसाले के बढ़ गए हैं, कई रफ्तार से बढ़ गए हैं, तो हम लोग को नया कानून लाना जरूरी पड़ गया। तो करीब 20 साल हम लोग मेहनत किए उस कानून को लाने के लिए, और 2006 में हम लोग नया कानून लाए जिसको हम लोग कहते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लॉ 2006, और 2008 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी बना। और उस फूड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी में लकीली मतलब आई वाज वेरी लकी दैट हमारा नाम नॉमिनेट हुए एज अ कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव टू सिट इन दैट अथॉरिटी टू डेवलप रेगुलेशंस एंड डेवलप रूल्स, जिससे हर स्टेट ये खाद्य पदार्थ का जांच और सही ढंग से करें, गुणवत्ता बढ़ाएं और उसका मानक भी लाएं। क्या स्टैंडर्ड होनी चाहिए, किस ढंग का स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ये सारे चीज जो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताए कि क्या कॉन्टेमिनेंट नहीं होना चाहिए, किस ढंग के एडिटिव्स मिक्स होना चाहिए, कितने मात्रा में होना चाहिए, ये सारे चीज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का जिम्मा में आया 2008 से, जब से रूल्स बने। दुख की बात ये है, आप जो कह रहे थे अभी, हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। कभी कभी नीजर्क काम हो रहा है, कुछ जांच होते हैं, कुछ सैंपल्स उठाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो आम आदमी तक नहीं पहुंचता है कि उस जांच का रिपोर्ट क्या निकला, वो लोग क्या रिकॉल किए। कि जैसे आपने सुने होंगे बहुत जबरदस्त एक जो हम लोग के देश में एक इंसिडेंट हुआ था मैगी नूडल्स लेकर,
मैगी नूडल्स के इतना जो ज्यादा हुआ क्रिएट हुआ इन टर्म्स ऑफ कंटेमिनेंट्स इन द मसाला जो यूज होता है मैगी नूडल्स में, उसको लेकर बीच बीच में कभी कभी और भी कुछ सुनाई पड़ता है। अब इंटरनेशनल अरीना में भी बात शुरू हो गया, सिंगापुर, हांगकांग, वहां से रिपोर्ट आया। अब जब भी रिपोर्ट आता है तब हम लोग जग जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। हमारे हिसाब से ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस होना चाहिए जहां पर आम आदमी को भरोसा रहे कि एक आदमी जो मिलावट कर रहा है, जो स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं काम कर रहे हैं, उनके ऊपर सही ढंग से इस ढंग का दंड होना चाहिए कि वो दोबारा वो गलती ना करें। उसका हम लोग को कोशिश करना चाहिए, ताकि कई बार लोग गलती कर कर, जानबूझकर गलती कर कर बच जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम इस व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं और हम और भी मुनाफा कमा सकते हैं, जो गलत है। तो इसीलिए हम सोचते हैं, जो हमारा सोच है और जो हम कोशिश कर रहे हैं कि देश में भी जो रेगुलेटर है उनको भी वो ये बात समझने को आए कि ये एक काम इंस्टीट्यूशनल मैनर से होनी चाहिए, सही ढंग से होनी चाहिए, जहां पर सही ढंग से जांच हो, सही ढंग से पारदर्शिता लाए, उत्तरदायित्व लाए, लोगों में एक डर हो कि भाई मिलावट मतलब एक लोगों का जीवन को लेकर खिलवाड़ करना, लोगों का लाइफ को लेकर खिलवाड़ करना, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे पैनल में अभी हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब भी कह सकते हैं कि कितने पेशेंट्स आते होंगे उनके पास, कितने प्रॉब्लम्स लेकर आते होंगे, जिसका मेन रूट कॉज होगा मिलावट, खाने में मिलावट। इसी हमको भी मालूम है कि अहम बात कही आपने बिजॉन सर, और वाकई एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये केवल ये नहीं है कि मर्ज आया और उसकी दवा तुरंत करनी चालू कर दी, तुरंत सख्ती दिखानी शुरू कर दी। ये एक प्रैक्टिस होनी चाहिए जिससे और ज़्यादा भरोसा मजबूत हो और इस तरह की जो मैल प्रैक्टिसेस हैं वो बंद हों। डॉक्टर मोनिका, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। कैंसर कोई सामान्य बीमारी तो है नहीं। अगर इस तरह के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लोगों को कैंसर बांट रहे हैं, ऐसे तत्व मिला रहे हैं, और ऐसी भी चीजें जो आज नकली प्रोडक्ट सामने आए, उनकी जो पूरी दुनिया है वो हम जान ही रहे हैं। वहां तो कम से कम एक चॉइस है कि लोग खुले मसाले खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, एक चॉइस है उनके पास। वहां एक जागरूकता, वहां अवेयरनेस भी काम आता है। लेकिन इन मसालों से जो नुकसान है, जो हम जानबूझकर खरीद रहे हैं, जो अब बातें सामने आई हैं, लंबे अरसे से अगर इसका सेवन कर रहे हैं, किस किस तरह का नुकसान है? देखिए, जो मसालों में ये जो मिलावट की बातचीत आई है, ये तो आज ही हमें जैसे पता चली है या कुछ समय पहले से पता चली है। ये मिलावट जो है बहुत सालों से ही हम देख रहे हैं कि किसी-किसी चीज़ में हमें मिलती है। अब ये मिलावट जो है सब्जियों से लेके, फ्रूट से लेके, अब हमारे सामने जो इश्यू आया है वो भी मसालों का है। ये सब चीज़ों में जो भी चीज़ की मिलावट है, चाहे वो खराब चावल डाल दिए गए हैं या बुरादा मिला दिया गया है, या फिर इथाइलिन ऑक्साइड जो कि एक केमिकल है, जो कि कुछ मसालों में पाया गया है कि नॉर्मल जितनी वैल्यू होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, तो ये सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये जो इफ़ेक्ट है, ये एक दिन में नहीं आता है। एक्यूट इफ़ेक्ट तो जनरली बेसिकली इथाइलिन ऑक्साइड क्या है? ये एक केमिकल है जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जिसमें कि मसाला इंडस्ट्री में प्रोबेबली ये एज़ फ्यूमिगेटिंग एजेंट यूज़ होता है। बाकी और भी बहुत सारी जगह है जहाँ ये यूज़ होता है। हमारे मेडिकल इंडस्ट्री में आप कहें कि भी मेडिकल इक्विपमेंट्स को भी हम स्टरलाइज़ करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो यूज़ तो बहुत सारी जगह है। अब क्योंकि मसालों का संबंध सीधा डायरेक्ट 1 टू 1 हमारे भोजन से है, तो इसीलिए ये सारे इश्यूज़ आए हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसकी जो इंजरीज़ रहती हैं, जो दिक्कतें हैं, वो कुछ तो कैंसर से संबंधित है कि जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे कैंसर्स के साथ इसका एसोसिएशन जोड़ा गया है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, आप कहें कि भी ब्रेन कैंसर है, न्यूरोलॉजिकल कैंसर्स है, लिम्फॉइड कैंसर्स है। ये सारे कैंसर्स हैं जिनमें ये एक पर्टिकुलर केमिकल है
जिसको सीधा सीधा जोड़ा गया है कि इसकी मात्रा अगर नॉर्मल से ज्यादा हो या रिकमेंडेड मात्रा से ज्यादा हो तो हाँ कैंसर, इट कैन लीड टू कैंसर। बट इसके अलावा भी बहुत सारे इसके हमारे शरीर पर इफेक्ट है जिसको नॉन कैंसरस इफेक्ट हम कहते हैं कि एक्यूटली पेशेंट को पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, पेट के बहुत सारी समस्याएं एक्यूट फॉर्म में भी आ जाती हैं। क्रॉनिक अगर इंजरीज हो तो उस केस में हमारे लंग्स पे भी इफेक्ट आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो सकता है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनियाज है, अस्थमा टाइप फीचर्स आ सकते हैं। साथ साथ ये देखा गया है कि ये हमारे पेशेंट्स में रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी इथाइलिन ऑक्साइड अगर बहुत लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में जाए तो जैसे फीमेल्स में मिसकैरेज का इंसिडेंस बढ़ जाता है, इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो इफेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, कैंसरस और नॉन कैंसरस दोनों ही केस में हमें इसके प्रति जागरूक रहना है। और जो भी एक्शन हमारा गवर्नमेंट और फूड रेगुलेटरी अथॉरिटीज लेती हैं तो ये तो हमें देखना ही है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबकी हेल्थ के लिए। डॉक्टर मोनिका, मैं आपको सुन रहा था और मैं चिंतित इस बात से हुआ कि आप जब एक्सप्लेन कर रही थी तो शायद ही कोई ऐसी बीमारी या पुरुष और महिला में दोनों में शायद ही कोई ऐसी तकलीफ होगी जिसको ये केमिकल या मसालों से होने वाले नुकसान कवर नहीं करते हों। आप देखिए, आप इसे रिविजिट कीजिएगा, इस लिंक को यूट्यूब पर भी हम डालेंगे, आप सुनिएगा डॉक्टर मोनिका को और आप समझ पाएंगे कि चूंकि सीधा संबंध हमारे लिवर से है, हमारे खान पान से है, और हम कहते भी हैं कि अगर आपका पेट दुरुस्त तो सब कुछ दुरुस्त। और सोचिए कि ये वहीं डैमेज कर रहा है, तो किसी भी केमिकल का लंबे समय तक इस्तेमाल और उसका डिटॉक्स ना होना, बॉडी अगर उसे ठीक तरीके से एब्जॉर्ब ना कर पाए और उस पर रिएक्ट करे तो वो क्या क्या हो सकता है, ये डॉक्टर मोनिका ने आपको बखूबी समझाया। और ऑलमोस्ट हर तरह के खतरे इसमें मौजूद हैं, कैंसरस और नॉन कैंसरस दोनों। बिजॉन सर, ये मेरा अनुमान है, हो सकता है मेरा अनुमान गलत भी हो, आप मुझे दुरुस्त करें। क्या इस तरह की जो मेल प्रैक्टिसेस हैं ये कोरोना काल में ज़्यादा बढ़ गई हैं क्या? क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर हम देखते हैं कि कोरोना जैसी जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो जो संस्थाएं हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनके पास भी पर्याप्त संसाधन, पर्याप्त मैन पावर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं रहीं जिसके ज़रिए वो अंकुश लगा पाएं। और शायद क्या ये भी एक फैक्टर है जिसका फ़ायदा उठाया गया है कम से कम नकली मसालों के खेल में? नहीं प्रशांत जी, हम तो ये नहीं विश्वास करेंगे कि कोविड के चलते ये इसका पर मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है और इंक्रीज किया है। नहीं, हम ये कहेंगे कि हम बार बार जो आपको भी कह रहे हैं, आपका दर्शकों को भी कह रहे हैं और रेगुलेटर को भी हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जो आपका कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को अच्छी तरह यूज करना बहुत अनिवार्य रूप से जरूरी है। कई स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जहां पर वैकेंसीज हैं फूड इंस्पेक्टर्स का, कई सालों से जो नहीं भुगतान हुआ है, जो भरे नहीं है, वो लोग फिलअप नहीं किए हैं, जिसके चलते जो सैंपल कलेक्शन है, उनके टेस्टिंग के जो प्रक्रिया हैं वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। और जब यदि कभी भी कोई जांच के लिए भेजा भी जाता है या कोई प्रोसिक्यूशन शुरू भी करते हैं कोर्ट के सामने, तो सबूत के कमी के लिए या गलत ढंग से सैंपल उठाने के तरीकों के लिए वो जो शिकायतें हैं वो नहीं, मतलब प्रोसिक्यूशन में वो सफलता प्राप्त कर पाते हैं। तो जिसके चलते और बढ़ावा मिल जाता है जो लोग ये क्रिमिनल एक्टिविटीज हमारे देश में कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि कोविड के चलते वो बढ़ा है या कोविड एक कारण हो सकता है, नहीं। कारण ये है कि हम लोग ये सब बातों को बहुत गौर से नहीं देखते हैं और इसको सही ढंग से उपभोक्ताओं के पक्ष में जो काम होनी चाहिए, जिस ढंग से होनी चाहिए, वो कभी भी हम लोग सीरियसली नहीं करते हैं। हम लोग केवल एक ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं कि स्टेट्स का काम है इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं कि हम स्टेट्स को अनुदान भी दिए हैं, हम उनको सारा मदद किए हैं, हम हमारे साइंटिस्ट उनको
ट्रेनिंग में भी भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन उन लोग नहीं कर रहे हैं अपने काम। और स्टेट गवर्नमेंट्स कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त नहीं उस ढंग का साधन प्राप्त किया जा सकता जिससे हम लोग वैकेंसी फिल कर सके, और हम लोग लोगों को रिक्रूट नहीं कर पा रहे हैं टाइमली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो ये सारे ब्लेम गेम नहीं करके हम लोग को एक सही उपाय ढूंढना होगा, हम लोग को रूट कॉज में जाना होगा, हम लोग को एक इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा ताकि कोविड हो ना हो, कोई भी इमरजेंसी भी होए, लोगों का सेहत को लेकर आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आप जैसे डॉक्टर साहब से सुने, आपको एज अ आम सिटीजन आपको पता नहीं लगता है कि क्या नुकसान हो रहा है आपके सेहत में, जिसके चलते आपका मतलब मेडिकल बिल्स बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहे हैं। आज आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है, हेल्थ का कॉस्ट बढ़ रहा है हमारे देश में। तो ये सब इंटरलिंक्ड है। तो हम बार बार यही कहेंगे, एक लापरवाही से कितनी चीजें जो हैं वो प्रभावित होती हैं, और एक आम व्यक्ति, एक आम मिडिल मैन या किसी की भी जिंदगी कितनी सस्ती हो चुकी है इस नकली कारोबार के चक्कर में, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन यहां पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी, न सिर्फ रेगुलेटरी बॉडीज को, बल्कि शायद राज्य और केंद्र सरकारों को भी एक ऐसा ताना बाना बुनना होगा कि एक छोटी सी छोटी चीज जो शायद आपको कम नुकसान करे, जिसका शायद कोई माने ना हो, उसमें भी मिलावट करने से पहले बार बार सोचें। एक ऐसा तंत्र बनाना होगा, एक ऐसा अनुशासन बनाना होगा, एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे बिजॉन सर, बहुत ही अच्छी चर्चा रही और तमाम बातों को बहुत स्पष्ट रूप से आपने रखा, पूरी तरह से खुल के रखा। इसके साथ ही डॉक्टर मोनिका, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें इन खतरों के बारे में बताने के लिए कि सिर्फ कैंसरस ही नहीं, नॉन कैंसरस खतरे कितने हैं उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करने के लिए। तो हमारी चर्चा का पूरा सार यही है कि पूरी तरह से अब समझना होगा कि ये एक हाई टाइम है। अब अगर पैक्ड, नॉन पैक्ड, खुले या ब्रांडेड, सभी में इस तरह की मिलावट और खतरों की बात की जा रही है तो तंत्र में कहीं खराबी है, चेकिंग में कहीं खराबी है, उसे और दुरुस्त करना होगा। चलिए अब कुछ अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं और 5 का पंच बताने के लिए, यानी जिन खबरों में एक्शन रहा वो 5 शेयर कौन रहे, हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, 5 का पंच में आपका स्वागत है। और दिन में जो है 5 अहम ट्रिगर, स्टॉक या थीम्स हम आपके लिए लेके आते हैं, जहां पे एक्शन और वॉल्यूम्स दोनों ही देखने मिलता है। सबसे पहला ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेगा आपका पीएफसी, आरईसी और आयरेडा और पीएसयू बैंक्स। यहाँ पे भारी बिकवाली दिन के ट्रेड में देखने मिली थी। कल जो ओवर द वीकेंड जो हम कहेंगे, वहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आई थी, जहाँ पे आरबीआई ने जो है प्रपोज्ड किया है प्रोजेक्टेड फाइनेंसिंग नॉर्म्स के ऊपर, जहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट में जो है दबाव देखने मिल सकता है। अब इसके कारण ऑफ कोर्स फॉरेन ब्रोकिंग हाउस सीएलएसए ने आरईसी और पीएफसी पे कहा कि कोई इम्पैक्ट पीएल अकाउंट में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इंड एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। और जो सूत्र बता रहे थे ईटी नाउ स्वदेश को कि आरईसी को भी प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और ये ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड है इस प्रोविज़न को लेके। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आ रहे थे, पर इन स्टॉक में सबसे ज़्यादा एक्शन आज देखने मिला। दूसरा स्टॉक रहेगा कार ट्रेड। अच्छी नंबर्स आए थे और स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी भी देखने मिली थी। चौथे तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर आए थे और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू जो है हमें देखने मिला था। तीसरा स्टॉक रहेगा ब्रिटानिया। हालांकि नंबर्स थोड़े से इनलाइन टू वीकिश थे, लेकिन आज जो कॉन कॉल हुआ था दोपहर में, वहाँ पे 2 अहम बात सामने आई। मैनेजमेंट की बुलिश नज़रिया देखने मिला और वो कहते हैं कि मॉनसून के बाद कंपनी एम कर रही है एक डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ को लेके, और इम्पॉर्टेंटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी मार्केट शेयर गेंस भी देखने मिल सकती है आने वाले क्वार्टर्स में। अब अगर हम बात करें चौथे स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टीज़, तो ऑफकोर्स जब नंबर्स आए थे तो अच्छे नंबर्स देखने मिले थे और मार्जिन्स में भी एक अच्छा बीट देखने मिला था। बट ओवरऑल ऑफ कोर्स थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आई थी, क्योंकि फैमिली में जो है रीएडजस्टमेंट हो रही थी शेयर होल्डिंग के। और अब देखा जाए तो प्री सेल्स गाइडेंस जो दिया हुआ है वित्त साल 2025 के लिए, वो 27,000 करोड़ का दिया हुआ है। गाइडेंस तो अच्छा था। अब जो है मैनेजमेंट ने भी ईटी नाउ हमारे सिस्टर चैनल से बात किया, 2 अहम बात सामने आई।
वित्त साल 2025 वित्त साल 2024 से बेहतर होने वाला है सारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स में। आगे जाते हुए लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल ग्रोथ गाइडेंस 20% का रखा है कंपनी ने, और आगे जाते हुए कह रहे हैं कि वो गाइडेंस भी एक्सीड कर सकता है अगर कंडीशंस फेवरेबल रहे। और जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है गोदरेज एंड बॉयस और गोदरेज प्रॉपर्टी के साथ, वो करंट फॉर्म में ही रहेगा। तो एक टाइप से आश्वासन भी आ गया कि आगे जाते हुए क्या स्ट्रैटेजिक गाइडेंस रहेगी कंपनी की। तो हमने 4 स्टॉक्स तो आपको बता दिए, लेकिन जो हमारा 5वां स्टॉक है वो हमारा स्पेशल सेगमेंट खबर गरमे का स्टॉक है, और वो है प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स। ये एक और रियल्टी कंपनी हमने ली है। यहाँ पे जो है हमारे डीलर्स के साथ बातचीत हुई तो पता चला कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस पे इंटरेस्ट देखने मिला है, और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में 14% से ज़्यादा स्टॉक उछला है। और डीलर्स कह रहे हैं कि एक पीएमएस ने जो है अपनी स्टेक को थोड़ी बढ़ाई भी है। तो इसके कारण ये 5 स्टॉक्स जो है आज दिन के ट्रेड में बस कर रहे थे, और ये हमारे 5 के स्टॉक्स 5 के पंच में है। शुक्रिया करेंगे शरद, और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।